हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 21 जनवरी 2024 को। और इससे पहले हमने लगभग 12-14 प्रीवियस पेपर देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी टेट की प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर 2015 से 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सी टेट के, उन सभी को देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। मैंने हर सब्जेक्ट की दो प्लेलिस्ट बना रखी है। वो इसलिए बना रखी है क्योंकि पहले मैंने किसी चैप्टर की थ्योरी कराई है, उसके बाद उस चैप्टर के एमसीक्यू कराए हैं। और एमसीक्यू आपके सी टेट के प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखते हुए कराए हैं। देखिए, जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊंगी आपको मैं हर क्वेश्चन में ये बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन आपका कौन सी एनसीईआरटी से आया है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आपके पेपर में कुछ आता ही नहीं है। तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर लीजिए। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जितनी भी प्ले लिस्ट है आप इन सबको देख सकते हैं। और इन सब की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अभिकथन है ए तथा कारण है आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है ए, वर्ष 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है अभिकथन। कारण है आर, वर्ष 1962 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अब मैं बताती हूँ आपको कि जो आर है वो ए की सही व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है। पहली बात तो आप ये जानिए कि ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी से, हिस्ट्री एनसीईआरटी से। ठीक है, वहीं पर ये डिटेल में दिया हुआ है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में 14 के लगभग राज्य थे। बाद में लोगों को ऐसे लगा कि उनके ऊपर दूसरी भाषाएं थोपी जा रही हैं, है ना। तो कुछ लोगों ने ये आवाज उठाई कि भाषा के आधार पर उनको एक अलग प्रांत बनाना चाहिए। अब देखो, उसकी वजह यह है कि आप जिस प्रांत में रह रहे हैं हर प्रांत की एक अपनी अलग भाषा होती है और सारे कामकाज उसी भाषा में होते हैं। ठीक है, जैसे मराठी है तो मराठी भाषा में कामकाज होंगे। कामकाज से मतलब है कि पढ़ाई लिखाई। ठीक है, कहीं दफ्तर में जाओगे तो उसी भाषा में आप फॉर्म भरोगे, उसी भाषा में आप बात करोगे, है ना। जो सरकारी पद पर जितने भी लोग होंगे उसी भाषा में आपसे बात करेंगे, आपसे कागजी कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है, तो ये होती है राज्य भाषा। अब देखिए, कुछ लोगों को ऐसे लग रहा था कि उन पर जो भाषा है वो थोपी जा रही है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में एक भाषा थी। तो उसके लिए कुछ आंदोलन हुए और सबसे पहले जो आंदोलन हुआ वो हुआ था आंध्र प्रदेश के एक आंदोलनकारी थे पटौदी रामालू। ठीक है, उन्होंने 1953 में 1953 में एक आंदोलन करा। और उस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो ये था कि हमें भाषा के आधार पर जो हमारा आंध्र प्रदेश है वो अलग होना चाहिए। ठीक है, बाद में इस पर एक कमेटी बैठाई गई और एक कमेटी का गठन किया गया कि ठीक है भाई, भाषा के आधार पर अलग अलग इनको विभाजन कर दो राज्यों का। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों का विभाजन किया गया। 62 में जो विभाजन किया गया था वो पंजाब का किया गया था और हरियाणा का किया गया था। ठीक है, 62 में, 1962 में। लेकिन ये कब की घटना है? ये 1960 की घटना है। पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि बाद वाली घटना से पहले वाली घटना थोड़ी ना प्रभावित होगी। तो ये वाली जो घटना है, जो पहले वाली घटना है, ये किससे प्रभावित है? ये है 1956 से प्रभावित, क्योंकि 1956 से ये बात लागू करी गई थी कि भाषा के आधार पर लोग अपने राज्य को अलग बना सकते हैं। जैसे हमारा उत्तराखंड बना, झारखंड बना और हमारा छत्तीसगढ़ बना बाद में। और बाद में ये गुजरात है, मराठा यानी महाराष्ट्र है। ये सब जो राज्य हैं ये अलग अलग डिवाइड हो गए। अभी जो लास्ट में बना है वो तेलंगाना बना है। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया है और इसी आधार पर बनी है। तो ये आधार कौन सा था? 1956 में जो अधिनियम आया था कि भाषा के आधार पर अब अलग राज्यों की मांग कर सकते हैं और अलग राज्य बन सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जो घटना हुई है ये बाद में हुई है और 1960 में जो चीजें हुई वो किससे प्रभावित थी? वो 1956 से प्रभावित थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। देखो, ये आया है आपका 6 क्लास की, ये आया है आपका 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 1 है।
ठीक है। और उसमें दे रखा है लद्दाख के बारे में और केरल के बारे में। तो उसमें हम देखते हैं कि लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं। देखो, पहला है भौगोलिक समय, तो ये नहीं है, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। दूसरा है धार्मिक समानता, धार्मिक समानता एक जैसी है। लद्दाख में ज्यादातर जो लोग जो रहते हैं वो कौन से धर्म के हैं, वो बौद्ध धर्म के हैं। और यही लद्दाख से ही जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत में गया है। जब चीन का तिब्बत पर कब्जा हुआ तो उसने क्या किया कि प्रेशर किया कि भाई बौद्ध धर्म को मत मानो, चाइनीज चाइना में जो धर्म चल रहे हैं उनको मानो। तो उन्होंने दलाई लामा पे अत्याचार करना शुरू कर दिया, जो कि एक बौद्ध धर्म के धर्म गुरु हैं, ठीक है, धर्म गुरु हैं। तो जो बौद्ध धर्म के धर्म गुरु हैं दलाई लामा, वो भारत में आ गए। वो कहाँ रह रहे हैं, लद्दाख में। उनके कुछ अनुयायी भी आए हैं, मतलब बहुत सारे लोग आए हैं जो धर्म चेंज नहीं करना चाहते थे, जो बौद्ध धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे। तो वो सारे लोग कहाँ रह रहे हैं, लद्दाख में रह रहे हैं। अब देखिए, तीसरा है समान भोजन, खान पीन एक जैसा है। ज्यादातर जो धर्म होते हैं, एक ही धर्म के लोगों का जो खान पीन होता है वो समान होता है। चौथा है भाषाई समानता, यानी कि एक जैसी उनकी भाषा है, ठीक है। तो इस आधार पर वो कैसे हैं, समान है, और इसलिए जो हमारा लद्दाख है उसको छोटा तिब्बत भी कहते हैं। अब देखिए, गलती से ऑप्शन टाइप करने रह गए हैं, तो आप जान लेना कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, ठीक है। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचारधारा पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। पहला है केवल केवल मानव जाति जीवन के अंततः चक्र से गुजरती है। दूसरा है सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। चौथा है व्यक्तिगत प्रयासों से पुनः जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। चौथा है सामाजिक विशेषाधिकार किसी जन्म का परिणाम है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4। यानी कि सीधा सीधा कहा जा रहा है कि ये जो जाति व्यवस्था है ये बिल्कुल ठीक है। जो लोग उच्च जाति में पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उच्च जाति का मतलब है क्षत्रिय है, ब्राह्मण है या वैश्य है, तो जो इन जातियों में पैदा हो रहे हैं उनके पिछले जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे, ठीक है। विशेषकर जो ब्राह्मण है उसमें जो पैदा हो रहे हैं वो अच्छे उनके कर्म रहे होंगे, इसलिए वो उच्च जाति में पैदा हो रहे हैं। और जिन लोगों के कर्म अच्छे नहीं होंगे वो निम्न जाति में पैदा हो रहे हैं। ऐसी विचारधारा फैलाई गई। बाद में 19वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसका बहुत खुलकर विरोध हुआ, और हमारी आजादी से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया था। और इसके विरोध की वजह से ही जो बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है उसकी स्थापना करी गई कि जाति व्यवस्था पूरी तरह से गलत है, सभी व्यक्ति जो है वो समान है और सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ये जो विचारधारा थी, जो जातिवादी विचारधारा थी, वो कब स्टार्ट हुई थी, वो लगभग 7वीं शताब्दी में हुई थी। ये लोग वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे, ठीक है, जाति व्यवस्था को सही मानते थे। देखो, जाति व्यवस्था जो है वो एक तरह से गलत है और नहीं होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों के साथ हमें कैसे करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। किसी के साथ भी हमें गलत नहीं करना चाहिए। हम केवल इस आधार पर किसी से घृणा कर रहे हैं कि उसकी जात हमारी जात से अलग है, तो हम सबसे बड़े मूर्ख तो हम ही हैं, है ना। हमसे बड़ा मूर्ख कौन मिलेगा कि हमने उसको नहीं जाना कि उसकी कितनी काबिलियत है, उसको कितना काम आता है, उसका आचरण कैसा है। बस हमने देखा उसकी जात ये है तो हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं, ठीक है। कई बार नीची जाति के लोग भी ऊंची जाति के लोगों का इस आधार पर बहिष्कार करते हैं कि वो इस विशेष जाति से हैं, ठीक है। तो ऐसे भी नहीं करना है। आप निम्न जाति से हो, उच्च जाति से हो, कोई मैटर ही नहीं करता है कि आप किस जाति से हो। आप सामने वाले की क्वालिटीज देखिए, अगर उसके अंदर क्वालिटीज नहीं है तो घृणा करना सही है ना। लेकिन अगर उस बंदे के पास क्वालिटी है, वो किसी भी जाति से है, तो घृणा नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है, उसको स्वीकार करना चाहिए। अब देखिए, बाबा साहब थे, उन्होंने कितना अच्छा काम किया देश के लिए, बहुत प्रशंसनीय काम है। तो लोगों को जाति नहीं देखनी चाहिए, लोगों को काबिलियत देखनी चाहिए, टैलेंट देखना चाहिए और सामने वाले का काम देखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो वायुमंडल है वो कैसा, उसने क्या कर रखा है, पृथ्वी को चारों तरफ से घेर रखा है, ठीक है। अब क्या कारण है कि उसको घेर रखा है, ये देखते हैं हम। देखो, ये आया है 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से। ऑप्शन है 1, पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण बल। तो इसका जो सही आंसर है ये पूरी तरह से पहला ही सही है कि जो गुरुत्व आकर्षण बल है वो क्या करता है, वो फोर्स करता है नीचे की तरफ, ठीक है। हमें कहां की तरफ धकेलता है, नीचे की तरफ प्रेशर होता है हमारे ऊपर गुरुत्व आकर्षण बल के कारण। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, सारी चीजें कर पा रहे हैं। अभी देखिए, जब अंतरिक्ष में कोई भी जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं यात्रा करने,
तो वो एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इस चैप्टर में दिया हुआ है, 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के 4th चैप्टर में दिया हुआ है। और वो क्यों पहनते हैं, ताकि जो उनका इसलिए पहनते हैं कि ताकि जो जो जिस ग्रह पर वो जा रहे हैं, ठीक है, उनकी बॉडी जो है वो एक सही टेम्परेचर मैनेज कर सके। और क्योंकि बाकी के ग्रहों पर वायुमंडल नहीं है ना, तो वायुमंडल नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को आदत पड़ गई है वायुमंडल से घिरे रहने की, और ऊपर है नहीं वायुमंडल अंतरिक्ष में, तो इस वजह से वो कपड़े पहनते हैं ताकि उनकी जो बॉडी है वो खराब ना हो। अगर वो अंतरिक्ष यात्री कपड़े नहीं पहनेंगे तो उनकी बॉडी क्या हो जाएगी, फट जाएगी, है ना। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम चल फिर पाते हैं। एक फोर्स होती है वायु में जो क्या करती है, नीचे की तरफ धकेलती है ना। अब वायु है वो पृथ्वी को छोड़ के उड़ भी तो सकती है ऊपर की तरफ, अंतरिक्ष में भी तो जा सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। वो क्या करती है, पृथ्वी के आसपास ही घूमती रहती है। किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वायु को अपनी तरफ खींचता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अभिकथन है ए तथा कारण है आर, कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है ए, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत विश्लेषण में लाए गए। शाहजहां के काल में क्या हुआ था कि जो मुगल काल की जो वास्तुकला थी, वास्तुकला मतलब भवन निर्माण करने की जो कला थी, ठीक है, एक अलग टाइप के भवन निर्माण हुए हैं, यानी कि ताजमहल बनाया गया है, लाल किला बनाया गया है। तो ये जो भवन महल बनाने की जो शैली थी ये थोड़ी अलग थी बाकी लोगों से, बाकी राजाओं से। तो इसके बारे में ये इन्होंने बोला है। कारण है आर, उनके शासन में अनावृत निर्माण कार्य चलते रहे, यानी कि इस तरह के जो कार्य थे वो चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली। तो जो कारण है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और अभिकथन भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। और ये आया है 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 36। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और ये 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आया है, चैप्टर नंबर 1। देखो इसका जो सही आंसर है मैं वो बता देती हूँ आपको, ये सब आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा। हमारा सौरमंडल कैसे बनता है, सूर्य, ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है ना, और अरुण है, वरुण है, शनि है, इन सबको मिलाकर क्या बनता है, इन सबको क्या बोलते हैं हम, ग्रह बोलते हैं, ठीक है। सूर्य, ग्रह और उपग्रह। उपग्रह कौन से होते हैं, जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। ग्रहों का चक्कर जैसे पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, सूर्य लगाता है, उसी तरह से हर ग्रह के अपने उपग्रह भी होते हैं। तीसरा है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति, ये दो ग्रह हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में छोटे छोटे ग्रह हैं जो मिलते हैं, ठीक है। चौथा है उल्कापिंड। देखो उल्कापिंड क्या होते हैं, जब ग्रह घूमते रहते हैं इस तरह से, तो कुछ ग्रह चटक गए, टूट गए, अलग हो गए अपने ग्रह से, कुछ पार्ट गिर गए उनके, वो क्या करते हैं, वो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है ना, है नहीं, तो वो क्या करते रहते हैं, वो उसमें घूमते रहते हैं गोल गोल, तो उनको क्या बोलते हैं, उल्कापिंड बोलते हैं। कई बार क्या होता है, ये उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ भी आ जाते हैं, और जो हमारा मध्य मंडल है, वायुमंडल, मध्य मंडल है, वायुमंडल की तीसरी परत जो है, उसमें ये जलकर नष्ट हो जाते हैं। अगर छोटे होते हैं और ज्यादा भारी होते हैं तो वो परत भी इनको जला नहीं पाती, और कई बार ये पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कथन है ए और बी को ध्यान से पढ़ें। देखो ज्यादातर कथन कारण वाले ही आए हैं और ये थोड़े टिपिकल होते हैं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे पीछे से, जब तक आप इनको सही नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए आपको एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखो एनसीईआरटी को कई लोग नहीं खरीद पाते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एनसीईआरटी की साइट पे जाओ और सारी बुक को डाउनलोड कर लो, ठीक है। मैंने भी वहीं से बुक को डाउनलोड कर रखा है। एनसीईआरटी की बुक्स को आप डाउनलोड कर लो, और उस डाउनलोड करी हुई बुक को आराम से आप फोन की स्क्रीन पे, या अगर आपके घर में लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उससे आपको फायदा रहेगा। लेकिन पढ़नी आपको एनसीईआरटी है, और अगर संभव हो सके तो चाहे आप किसी की पुरानी ही एनसीईआरटी खरीद लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी खरीद लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे भी देखो, ऐसा नहीं है कि आप सीटेट के बाद पढ़ाई छोड़ देंगे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। आगे टीजीटी की तैयारी करनी है, पीजीटी की तैयारी करनी है, एनसीईआरटी आपको लगेगी ही लगेगी, तो आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, थोड़े से पैसे खर्च करके एनसीईआरटी खरीद लीजिए, या फिर किसी बच्चे से पुरानी ले लीजिए, किसी बुक सेलर से पुरानी एनसीईआरटी ले लीजिए, और आप एनसीईआरटी में मार्क कर करके पढ़िए, ठीक है। नोट्स मत बनाना, नोट्स बनाने में बहुत टाइम जाता है, और कब मैंने इतने सारे नोट्स देखे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को मैंने डिटेल में पढ़ाया, बहुत सारे नोट्स देखे हैं, शॉप पर जाके भी देखे हैं, हैंडमेड भी देखे हैं, टाइप वाले भी देखे हैं, बहुत सारे नोट्स देखे हैं। किसी भी नोट्स में 100% आपको एनसीईआरटी नहीं मिलेगी,
ठीक है, जो नोट्स बना रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो उसको डालेगा, कोई दूसरा बनाएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दूसरा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरी एनसीईआरटी को कोई भी नहीं उतारता है। और आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी, वर्ड टू वर्ड पढ़नी पड़ेगी। नहीं पढ़ोगे 10 बार भी सीटेट का एग्जाम दे लेना, क्लियर नहीं होगा, मैं गारंटी से कह रही हूं। और अगर आप एनसीईआरटी को खरीद के अच्छे से पढ़ लोगे, आपका जो सीटेट का पेपर है वो एक बार में क्लियर हो जाएगा। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैंने कहीं से भी सोशल साइंस नहीं पढ़ी थी। मैंने पूछा कि मैं जैसे आसपास में लोग थे उनसे मैंने पूछा कि कहाँ से आता है पेपर, उन्होंने बोला एनसीईआरटी से आता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने 6, 7 और 8 क्लास की एनसीईआरटी ली और मात्र 1 महीने में पूरी तीनों क्लास की एनसीईआरटी रट ली थी और मेरा फर्स्ट टाइम में ही सीटेट का पेपर क्लियर हो गया था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, किसी के चक्कर में मत पढ़िए, पैसे ज्यादा वेस्ट मत कीजिए, एनसीईआरटी लीजिए और पढ़िए। ए है जेम्स मिल ने 1817 ईस्वी में ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन ब्रिटिश इंडियन को 3 भागों में प्रकाशित किया, यानी कि ये उनकी बुक का नाम है। उन्होंने अपनी बुक को कितने भागों में विभाजित किया, 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, तो जो कथन ए है वो बिल्कुल सही है। बी है इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांटा। देखो ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि जो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये किसने बांटा है, ये भारतीय इतिहासकारों ने बांटा है, ना कि जेम्स मिल ने बांटा है। ठीक है, भारतीय इतिहासकारों ने बांटा है प्राचीन, यानी कि पहले जो भारत के राजा महाराजा शासन करते थे, बीच में है मध्य। मध्य वो वाला पार्ट है जिसमें अंग्रेज मुस्लिमों ने शासन किया था, मुगलों ने शासन किया था, और दिल्ली सल्तनत का जो समय है, ये जो दोनों समय है ये आते हैं आपके मध्य भारत में। आधुनिक भारत में आते हैं अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजों ने जितने साल हमारे ऊपर शासन किया ये आता है आधुनिक भारत में। अब देखिए जेम्स मिल ने जो वर्गीकृत किया है वो किया है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, जेम्स मिल ने 3 भागों में विभाजित किया, कौन कौन से, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और भारतीय इतिहासकारों ने प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा थर्ड। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। मतलब क्यों हो रहा है ना। पहला है पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसानी से होता है, बिल्कुल गलत है भाई, आसानी से नहीं होता, बहुत मुश्किल से होता है। दूसरा है पहाड़ महाक्षेत्र है, ये भी गलत है। तीसरा है पहाड़ी लोग रेल मार्ग को बना रहे हैं, पहाड़ी लोग नहीं बना रहे हैं, भारत सरकार बना रही है। ठीक है, फोर्थ है इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो ये जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। और देखो पहाड़ों को हानि पहुंच रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरंग निकाली जा रही है दिन पे दिन और पहाड़ हिल रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें पहाड़ी लोगों के हिसाब से तो सही भी है। देखो पहाड़ी लोगों को पहले बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, पढ़ने की, लिखने की, सामान नहीं जा पाता था, अब मालगाड़ियों से सामान पहाड़ी इलाकों में चला जाता है। ठीक है, तो सहूलियत भी है, देखो नुकसान भी है। पहाड़ तो दिन पे दिन जो भूस्खलन हो रहा है उसकी मेन वजह ये भी है। क्वेश्चन नंबर 39। कथन है ए और बी को ध्यान से पढ़ें। ए है 1970 ईस्वी में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। बिल्कुल सही है कि बंगाल में एक अकाल पड़ा था, सूखा पड़ी थी, और सूखा की वजह से जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था। उसकी वजह से कितने लोग मर गए, 1 करोड़ लोग भूखमरी से मर गए थे 1 करोड़ लोग। ठीक है, खाने के लिए कुछ नहीं था। बी है इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है कि इतने ज्यादा लोग मर गए थे। और जो आजादी की जो लड़ाई थी इसके बाद से चरम सीमा पर आई थी। ठीक है, 1970 के बाद से, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया कि जो अंग्रेज हैं वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं, ये हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। जबकि अंग्रेजों ने इतना बुरा किया उस टाइम पे जब अकाल पड़ा, तो उन्होंने लोगों की मदद नहीं की। देखिए जैसे कोरोना में अब दिक्कत हो गई थी, है ना, लोग बाहर काम करने नहीं जा सकते थे, काम धंधे बिल्कुल बंद थे, तो सरकार ने क्या किया, सबको अनाज प्रोवाइड करवा दिया कि भाई फ्री में तुमको राशन मिलेगा। उससे जनता कम से कम, बीमारी से तो काफी जनता मरी, ठीक है, इसको नहीं बोल सकते, कोरोना में बहुत लोग मारे गए, लेकिन भूख की वजह से कोई नहीं मरा। उसकी मेन वजह क्या थी कि राशन टाइम पे मिल रहा था। कुछ लोगों के पास, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उनको खाना तक बंटवाया गया, दिल्ली में बटा था। ठीक है, दिल्ली में खाना तक बटा था गरीब लोगों को
कि वो चाहे जितनी मर्जी खाना अपना ले जा सकते थे। ठीक है, सरकारी स्कूलों में खाना तक बटा था, और बच्चों के लिए नहीं बटा था, वो पूरे के पूरे परिवार को खाना मिलता था वहां से। तो ये सारी सुविधाएं की गई थी, भारत सरकार ने करी थी। लेकिन उस टाइम पे जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उनको कोई फिक्र नहीं थी भारत की जनता की। उल्टा उन्होंने क्या किया कि जो टैक्स था वो टैक्स भी उनसे लिया और कोड़े बरसाए उन पर कि भाई टैक्स क्यों नहीं दे रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे खेत में कुछ नहीं हुआ, पर हमें तो इतना टैक्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जनता को समझ में आया कि जो अंग्रेज हैं वो बुरे हैं और हम पर अत्याचार कर रहे हैं, और हमें अंग्रेजों की अब गुलामी नहीं करनी है। ठीक है, जब जनता भूखी होती है ना, तो उसे ना धर्म दिखता है, ना संस्कृति दिखती है, ना देश दिखता है, ना दुश्मन दिखता है। एक आदमी, एक भूख से तड़पता हुआ आदमी, 4 आदमियों की बराबर उसमें शक्ति होती है विरोध करने की। जब आदमी भूखा होता है, जब उसके बच्चे भूख से मर रहे होते हैं, तो उससे ज्यादा जो शक्तिशाली आदमी है वो कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ से विरोध स्टार्ट हुआ। जब लोगों को पता चल जाता है कि आप मर ही रहे हैं, तो जो हो जाए सो हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है। विरोध यहाँ से ही चरम सीमा पे आया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का मतलब है गंगा और गंगा की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, इन दोनों से मतलब है। ठीक है, अब देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो डेल्टा बना रही हैं। देखो, गंगा आ रही है आपके उत्तर भारत से होती हुई, ठीक है, इधर की तरफ, और आपकी ब्रह्मपुत्र आ रही है पूर्वी भारत से बहती हुई इधर की तरफ। ठीक है, और ये डेल्टा बना रही है दोनों कहां पर, बांग्लादेश में। ठीक है, और इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ये वर्ल्ड फेमस है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है सुंदरवन का डेल्टा। इसका कुछ हिस्सा हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में भी आता है ना। अब देखो इसके बारे में कौन सा कथन सही है वो देखते हैं। ए है, इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। बिल्कुल गलत है, ये नहीं है इसका सही, क्योंकि जो शंकुधारी वन होते हैं वो कहाँ उगते हैं, वो उगते हैं शीतोष्ण कटिबंध में। कहाँ उगते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में उगते हैं। और शीतोष्ण कटिबंध कहाँ होता है, वो होता है 45 से 66 डिग्री पर। कहाँ होता है, 45 डिग्री से 66 डिग्री पर होता है शीतोष्ण कटिबंध। जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो बेसन है वो कौन से अक्षांश पर स्थित है, वो है आपका 30 से 45 डिग्री पर। और 30 से 45 पर क्या होता है, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, कभी हम विस्तार से इस चीज को पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में तो बहुत विस्तार से पढ़ाया था कि कटिबंध कहाँ कहाँ है और किस तरह से है। तो आप देख सकते हैं। देखो, ये आया है आपका 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से नहीं, हाँ 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आया है, चैप्टर नंबर 6 से। ठीक है, और वहां पर आप उसको देखना, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बी है, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। बिल्कुल सही है। सी है, इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बिल्कुल सही है। डी है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बेसिन में विभिन्न प्रकार की, मतलब कुछ मैदानी इलाका है, जैसे यूपी वगैरह में, बिहार में क्या है, मैदानी इलाका है। लेकिन उत्तराखंड में कैसा इलाका है, उत्तराखंड से बह रही है ना गंगा नदी, उत्तराखंड से में भी बह रही है, तो वहां पर कैसा है, वहां पर बहुत सारे पहाड़ है। ठीक है, और उसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जिसमें ए नहीं है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बी, सी और डी सही है। तो आप इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। जो फ्रेंड्स आपके सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं उन फ्रेंडों के साथ भी मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना, सारी प्लेलिस्ट को बहुत डिटेल में देखना, ताकि आपका सीटेट क्लियर हो जाए बिना पैसे खर्च करे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।